बच्चों, आज हम लोग खलजी वंश का अध्ययन करेंगे। खिलजी या खलजी वंश ये कब से है? 1290 से 1320 के बीच है। अब ये खिलजी या खलजी ये क्या है? आप कहोगे कि सर यह अफगानिस्तान में एक नदी बहती है, हेलमंद नदी। हेलमंद नदी, तो इसी नदी की घाटी में बसा हुआ एक गांव है। खलजी क्या है? एक गांव है या ग्राम है, ठीक है। अब ये लोग तो हैं तुर्क, लेकिन भारत के अंदर इनको भ्रमवश क्या माना गया? गैर तुर्क माना गया, या आप कह सकते हैं अफगान माना गया। गैर तुर्क या अफगान माना गया, ठीक है ना। अब बच्चों, हमको एक चीज याद रखना है कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि लंबे समय तक अफगानों के साथ रहने के कारण ये अफगान के रूप में प्रसिद्ध हो गया और अफगानों की तरह से रहना भी शुरू कर चुके थे। अब हमको ये भी याद रखना है कि खलजी लोग भारत के अंदर गैर तुर्क दल के नेता थे। क्लियर ना? जाहिर सी बात है, इनको सम्मान नहीं मिला। तुर्कों द्वारा जब सम्मान नहीं मिला तो ये गैर तुर्कों में आए, और गैर तुर्कों में आकर के ये गैर तुर्क दल के नेता बन गए। और यही कारण है कि जब ये सत्तासीन हुए तो इससे भारतीय मुसलमानों की विजय माना गया। भारतीय मुसलमानों की क्या माना गया? विजय माना गया। और इनके सत्तासीन होते ही एक अवधारणा अपने आप समाप्त हो गई कि शासन करने के लिए तुर्क पैदा होते हैं, या शासन तुर्कों की बसीयत है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्ता और सियासत ये शक्ति का प्रतीक है, इसमें धर्म, जाति और वंश की कोई भूमिका नहीं होती। एक खास बात आप और याद रखिएगा कि खलजी लोग सल्तनत के पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो धर्म है और राजनीति है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इमामत और ये है राजनीति, मतलब सियासत। तो इनका कहना है कि देखिए, जो इमामत है और सियासत है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, और एक के बिना दूसरा जीवित रह सकता है। और जो तुर्क कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि धर्म और सियासत दोनों एक ही चीज़ है, सियासत का काम है धर्म का विकास करना। लेकिन इन्होंने इसी चीज़ को उलट दिया, और ये खिलजी लोग ही हैं जिन्होंने गोरी के साम्राज्य में विस्तार किया। और अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में इस्लाम को पहुंचाया था। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं कि जो खलजी हैं, खलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए, जो खलजी वंश का संस्थापक है, इसको हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं उसे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खलजी या खिलजी भी आप लिख सकते थे। क्लियर? अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो समय है वो 90 to 96 है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पहला पद क्या है? आप कहेंगे सर-ए-जहाँदार का पद है, और ये बलबन ने इनको दिया है, सर-ए-जहाँदार। सुल्तान बहाउद्दीन बलबन ने इनको यह टाइटल दिया था।
इसके बाद इनको समाना की सूबेदारी भी मिली थी। समाना की इक्तादारी लिखिए, सूबेदारी मत करिए, क्योंकि सूबेदारी मुगलों की बात हो जाएगी। फिर इसके बाद कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। ठीक है। और आरिज ममालिक या सेना मंत्री बनाया था। ममालिक आप कह सकते हैं सेना मंत्री का पद भी इनको दिया था। किसने? कैकुबाद ने। और ये कैकुमर्स के, ठीक है, कि संरक्षक भी थे। तो अब आप देखिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब सत्तासीन होते हैं तो ये 70 वर्ष के हैं और आयु का इनके ऊपर प्रभाव है। 70 वर्ष के हैं और 70 वर्ष की आयु में इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये सुल्तान बने तो इन्होंने पदों पर, जो बलबन के कालीन पद हैं उस पर जो नियुक्तियां हुई हैं उसको इन्होंने बनाए रखा, थोड़ा बहुत चेंज किया है। क्लियर? तो देखिए दिल्ली का जो कोतवाल है, दिल्ली का कोतवाल ये कौन रहा? आप कहेंगे सर बलबन का कोतवाल फखरुद्दीन ही। फखरुद्दीन इनके काल में भी कोतवाल के रूप में रहा। और बलबन के काल की एक और नियुक्ति है मलिक छज्जू की, और मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर के इक़्तिदार थे। ये भी अपने पद पर बने रहे। ठीक है। हाँ, नई जो नियुक्ति हो रही है वो जरूर ख्वाजा खातिर की है। ख्वाजा खातिर, और ख्वाजा खातिर इनके वजीर बनते हैं। क्लियर? इसके अतिरिक्त इनके 3 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा है इनका खान खाना, दूसरा है अरकली, और तीसरा जो बेटा है वो है कद्र खां। कद्र खां। इनके 2 भतीजे हैं और वो उनके दामाद भी हैं। भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं। तो ये कौन है? एक तो अली है, अली, यही अली अलाउद्दीन खिलजी में बदलेगा, और दूसरे हैं अलमास, ठीक है, बेग। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भाई है वो है यूग्रुस। और यूग्रुस खां को इन्होंने सेना मंत्री बनाया है या आरिज ममालिक बनाया है। आरिज ममालिक का पद दिया है। क्लियर? और इनका कोई रिश्तेदार है अहमद चप, इन्होंने शिष्टाचार मंत्री या अमीर ए हाजिब का पद दिया है। बस क्लियर हो गया। और अब आप ये देखिए कि इनके काल की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल के जो कुछ विद्रोह हो रहे हैं वो कौन कौन से विद्रोह हैं। तो आइए देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल के विद्रोह। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्रोह। तो आप याद रखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल का जो विद्रोह है उसमें कौन सा विद्रोह है? आप कहोगे कि सर मलिक छज्जू का विद्रोह है। पहला विद्रोह भी है ये इनके काल का। अब मलिक छज्जू ने क्यों विद्रोह किया है? सुल्तान बनने के लिए। कब किया है? 1290 में किया है। ठीक है। और मलिक छज्जू ने एक उपाधि धारण किया था मुगीसुद्दीन की। ठीक है। क्लियर? अब बच्चों ये जो मलिक छज्जू है इसका जो विद्रोह है या बगावत है इसका दमन 2 लोगों ने किया है। अरकली और अली ने किया था। और जब इन्होंने मलिक छज्जू को गिरफ्तार कर लिया तो सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया था, तो सुल्तान वहाँ पर अविवेकी दयालुता दिखाता है। ठीक है। और कहता है कि मेरे जो मालिक हैं मालिक थे बलबन, उनका ये वफादार व्यक्ति है, आप इसको सजा मत करिए और इसको कहाँ भेज दीजिए? मुल्तान भेज दीजिए। फिर दूसरा जो बातें आएंगी, दिल्ली चोरों और डकैतों से काफ़ी परेशान थी।
दिल्ली में चोरों और डकैतों का आतंक फैला हुआ था। तो इन्होंने चोरों और डकैतों को क्या किया, गिरफ्तार कराया और बंगाल भेज दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये अविवेकी दयालुता है, और ये अविवेकी दयालुता का परिणाम होगा कि कोई भी महत्वाकांक्षी आदमी, ठीक है, चाहेगा कि हम बगावत करें और लाभ ले लें। अब तीसरी बात आप याद रखिएगा कि ताजुद्दीन कूची की बगावत है। ताजुद्दीन कूची, अब ये जो ताजुद्दीन कूची है, ये है कौन? तो बच्चों आप याद रखिएगा, यह एक सैन्य अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है। और इसने जब रणथंभौर अभियान किया जा रहा था तब इसने बगावत किया था। एक शराब की दावत चल रही थी, उसी शराब की दावत में इसने बगावत करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। लेकिन जब सुल्तान को जानकारी हुई तो उन्होंने ताजुद्दीन कूची को बुलाया और ताजुद्दीन कूची से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि वो शराब के नशे में किया था। ऐसी स्थिति में उन्होंने ताजुद्दीन कूची को भी माफ़ कर दिया। लेकिन सुल्तान एक जगह माफ़ी नहीं देता, और वह कहाँ पर है? आप कहेंगे सीदी मौला। अब ये सीदी मौला कौन है? सीदी मौला ईरान से आया हुआ एक फ़कीर है, और ये क्या करना चाहता है, ये सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा या हसरत अपने दिल में रखा हुआ है। तो इसी सीदी मौला को इन्होंने क्या किया था, अरकली के माध्यम से हाथी के नीचे कुचलवा करके इसकी हत्या करवा दिया था। क्लियर? अब हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अभियान कौन कौन से हैं। तो देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो अभियान हैं उसमें सबसे पहला अभियान है रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान, क्लियर ना? अब ये जो रणथंभौर का अभियान है, ठीक है, इसको जानने से पहले हम ये देखें कि ये कब हो रहा है। 1290 में हो रहा है, और रणथंभौर का शासक कौन है? हमीरदेव है। हमीरदेव है, क्लियर? लेकिन जब सुल्तान रणथंभौर अभियान के लिए गए तो उन्होंने देखा कि हमीरदेव ने जो किले की रक्षा किया है उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल कार्य है, हो सकता है कि वो युद्ध हार जाए। तो ऐसी स्थिति में यहीं पर इन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक बाल की रक्षा के लिए रणथंभौर जैसे न जाने कितने किलों को कुर्बान कर सकता हूँ। ठीक है, 1290 में इन्होंने झैन किले को जीता था। झैन किले को इन्होंने जीत लिया था। क्लियर? और बच्चों 1292 में मंगोल नेता हलाकू के पौत्र हैं अब्दुल्ला। तो इसी अब्दुल्ला के निर्देश पर मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक है, और इस मंगोलों का नेता कौन था या सेनापति कौन था? तो आप कहेंगे मंगोल नेता थे उलुग। मंगोल नेता थे उलुग खां, और उलुग को सुल्तान ने पराजित किया था। अब यही उलुग आत्मसमर्पण करता है। कितने लोगों के साथ? 4000 बौद्धों के साथ। मंगोल हैं क्या? मूलतः बौद्ध हैं। तो 4000 बौद्धों के साथ उलुग ने आत्मसमर्पण किया था। सुल्तान ने इनका धर्मांतरण कराया था और इनको बसने के लिए मंगोलपुरी में व्यवस्था दी गई थी। यही उलुग और उसके साथ के जो जो बौद्ध मुसलमान बनते हैं, उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा जाता है। क्लियर हो गया? और अब हम लोग देखेंगे कि इनके काल का एक और अभियान है, और वो है भिलसा अभियान। तो हम लोग देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी का जो अगला अभियान है, इनके काल का जो अगला अभियान है वो है भिलसा अभियान। ये भिलसा अभियान कब होता है? आप कहोगे कि सर 1292 में होता है। ठीक है, 1292 में ये भिलसा अभियान होता है। ये अभियान कौन करता है? आप कहेंगे उनके भतीजे अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भिलसा जब अभियान अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे तो इसी समय इनको ये जानकारी मिल गई थी कि देवगिरी
में अकूत संपत्ति है। अब इसी अकूत संपत्ति को पाने के लिए 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी अभियान किया था। क्लियर? और इस देवगिरी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, कैसे किया था आप कहेंगे, एक षड्यंत्र से किया था। क्लियर? और ये रास्ते में यह अफवाह फैलाता गया था कि वह उत्तर से असंतुष्ट एक सरदार है जो नौकरी की तलाश में तेलंगाना जा रहा है। ठीक है, उसके साथ कुल 20,000 क्या हैं, अश्वारोही जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? 20,000 अश्वारोहियों की फौज इसके साथ जा रही है और ये 20,000 अश्वारोहियों की फौज में 8,000 इसके साथ चल रही है और 12,000 पीछे आ रही है, जबकि यह एक अफवाह थी। रियलिटी ये थी कि इसके साथ कुल 8,000 ही सैनिक थे। फिर इसके बाद इसने देवगिरी अभियान किया है और देवगिरी के जो शासक हैं रामचंद्र को इसने पराजित किया है। क्लियर? और पराजित करने के बाद इसने अकूत संपत्ति को लूटा है, अकूत संपत्ति को लूटा है। और यही वो संपत्ति है जिसने अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को देवगिरी में जीता था। ठीक है, अगर देवगिरी की लूट न होती तो अलाउद्दीन खिलजी कभी भी शासक न बन पाते। अब जलालुद्दीन खिलजी के अंतिम दिन की अगर हम बात करें तो देखिए, जब वो ग्वालियर अभियान से लौट के आ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी अभियान से लौट के आ रहा था। ठीक है, मैं 2 बार गलत बोल गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कहाँ से आ रहा था? आप कहोगे कि अलाउद्दीन खिलजी यह देवगिरी अभियान से लौट रहा था। तो जब ये देवगिरी अभियान से लौट रहा था तो उस समय सुल्तान ग्वालियर में था। तो सुल्तान कौन? सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये ग्वालियर में थे। तो इनके जो शिष्टाचार मिनिस्टर हैं अहमद चप, इन्होंने सुल्तान से कहा भी था कि आप अलाउद्दीन खिलजी को मार्ग में रोक लें और रोकने के बाद उसकी संपत्ति को लूट लें। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा धन है और अगर इसके पास ज़्यादा धन है तो ये ज़्यादा करप्ट बन जाएगा, ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन जाएगा, जो साम्राज्य के लिए घातक होगा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी नहीं माने। ठीक है, और उन्होंने कोई अभियान नहीं किया। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पहुँच आता है? आप कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर पहुँच जाता है, क्योंकि कड़ा मानिकपुर का ही वह इक़्तिदार था। अब जब ये अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को लूटने के बाद जब कड़ा मानिकपुर पहुंचता है तो वहाँ भी एक षड्यंत्र करता है। अपने चाचा और ससुर दोनों एक साथी है को वो कहता है कि आप कड़ा मानिकपुर आइए, मैं आपको जो संपत्ति में लूट कर लाया हूँ उसे मैं दे दूँगा, और अगर आप नहीं आए तो मैं बंगाल चला जाऊँगा या आत्महत्या कर लूँगा। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नहीं समझ पाए और ये कड़ा मानिकपुर आ गए। जैसे ही वो कड़ा मानिकपुर आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने सलीम के माध्यम से अटैक करा दिया और सुल्तान गिर चुके थे। ऐसी स्थिति में इख्तियार उद्दीन हुद ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सिर को, ठीक है, एक दूसरे से अलग कर दिया। क्लियर ना? मतलब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो चुकी है। क्लियर? कड़ा मानिकपुर में हो चुकी है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी यहीं से दिल्ली चलता है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली को जा रहा है सुल्तान बनने के लिए। और मार्ग में जो इसने लूट का सामान लाया था देवगिरी से, वह लुटाता हुआ चला गया। और जब ये दिल्ली पहुंचता है तो इसके सुल्तान बनने का रास्ता खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो बेगम है मलिका ये जहां ये आसान कर देती हैं। कैसे आसान कर देती हैं? क्योंकि मलिका ये जहां के पास 2 विकल्प हैं। एक मलिका ये जहां का बेटा है अरकली, जो बहुत योग्य है, और दूसरा है कद्र खां।
जो कि अयोग्य है और माइनर भी है, मासूम भी है। तो मैडम करती क्या है? मैडम करती क्या है कि कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से यह सुल्तान घोषित कर देती है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जो अरकली के समर्थक हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं। बहुत आसान है जीतना, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन असंतुष्टों को अपने पक्ष में करके 22 अक्टूबर 1296 को क्लियर बलबन के लाल महल में अपनी ताजपोशी कर लिया। ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि बलबन का लाल महल तो दिल्ली से बाहर है, उसने दिल्ली से बाहर ताजपोशी क्यों किया? क्योंकि उसे डर था कि उसके खिलाफ बगावत हो सकती है। क्लियर? तो अब हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो मैटर था उसे हमने समाप्त कर दिया है। क्लियर? और अब अगला जो मैटर हमारे बीच आने वाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? तो अलाउद्दीन खिलजी का मैटर हम लोग द डे आफ्टर देखेंगे। आज इतने पर ही हम क्लास को छोड़ देते हैं, क्योंकि वह खुद में ही एक बड़ा सेगमेंट है। क्लियर? तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। विशिंग ऑल द लक।